हेलो साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के सेट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को डिस्कस किया गया है। वो वीडियो वहाँ पे अपलोड हो चुका है। और साथ ही साथ एक और बात कहेंगे, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से साथियों कि पिक्चर क्वालिटी को लेकर के थोड़ी सी परेशानी आएंगी। इसके लिए आप हमें सपोर्ट करेंगे और आगे क्या करेंगे, इस पिक्चर क्वालिटी को बेहतर करने का, इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि साथियों यह जीरोक्स कॉपी है, उससे पिक्चर ले करके एडिट करके तब आपको यह वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तब इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। क्योंकि डायरेक्ट मेरे पास कोई PDF अवेलेबल नहीं है। तो चलिए साथियों, आप सभी लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए धन्यवाद। शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न के साथ, सेट नंबर 3 का। पहला प्रश्न है कि भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन थी। साथियों, यानी कि पहली समिति जो कि भारत में गठित हुई थी वह सहकारी समिति कौन सी थी? साख समिति। वो पहली सहकारी समिति थी जिसका गठन भारत में किया गया था। प्रश्न 2 में कह रहा है कि भारत के संसदीय शासन व्यवस्था के 2 अस्थाई सदनों के नाम बताइए। यानी भारत की जो संसदीय व्यवस्था थी उसमें 2 अस्थाई अस्थाई सदन कौन से हैं, उनके नाम बताना है। तो अस्थाई की बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा। ये क्या है? राज्य के विधानसभाएं। राज्यसभा तो अस्थाई होती है ना, तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाएं जो होती है वह साथियों अस्थाई सदन होती है। यानी कि ऑप्शन डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात किया जाए राज्यसभा की तो वह अस्थाई सदन होता है। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करना है जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो उससे पहले उस क्षेत्र से प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिस राज्य का है। तो वैसे प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता है ना, लेकिन ये क्या कह रहा है? संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करे वह मुख्यमंत्री जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो चलिए ऑप्शन ए में कह रहा है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव की अगर बात किया जाए तो यह अविभाजित आंध्र प्रदेश से यह प्रधानमंत्री बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का मिलान होगा आपका सूची 2 के ऑप्शन नंबर 2 के साथ। बात करें मोरारजी देसाई की, तो मोरारजी देसाई जो हैं वह बम्बई क्षेत्र से प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हालांकि बम्बई क्षेत्र की प्रधानमंत्री, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता है, मतलब यहाँ बम्बई के क्षेत्र से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वह क्या है? प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन सी में है HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा की बात की जाए तो वह किस क्षेत्र से हैं? वह है कर्नाटक से। यानी कि सी का ऑप्शन नंबर 4 के साथ मिलान होगा। फिर बात किया जाए चौधरी चरण सिंह की, तो चौधरी चरण सिंह का संबंध है अविभाजित उत्तर प्रदेश से। यानी कि डी का ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो आप सभी जानते ही हैं इनका संबंध गुजरात से है। यह गुजरात के CM रह चुके हैं और अब क्या है? प्रधानमंत्री। तो यह जो जितना भी दिया गया था ऑप्शन सूची 1 और सूची 2, उसमें कहा गया था साथियों कि पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके बाद वह प्रधानमंत्री बने। यानी कि कौन क्षेत्र से मुख्यमंत्री थे, इसके बाद वो प्रधानमंत्री। तो आपका राइट ऑप्शन मिल चुका है। ए का आपने मैच किया है 2 के साथ। अब देखिए ऑप्शन में ए का 2 कहाँ है, तो ऑप्शन सी और डी में ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कट करेंगे, बी कट करेंगे, सी और डी को रहने देते हैं। अब देखेंगे ऑप्शन बी को किससे मैच किया गया है? 5 नंबर से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में राइट आंसर मिल गया आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इस सूची के माध्यम से आपको राइट आंसर तक पहुंचना है। जैसे कि एक तरफ अनुच्छेद दे रखा है और दूसरी तरफ उस अनुच्छेद का किससे संबंध है, आपको उसके साथ मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। देखिए पहला नंबर ऑप्शन में यानी कि ए में कह रहा है कि ग्राम पंचायत का गठन। अगर ग्राम पंचायत की गठन की बात की जाए तो यह अनुच्छेद 40 से इसका संबंध है ना। यानी कि ए का आपका साथियों 5 हो जाएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए समान आचार संहिता की,
तो यह सूची, इसका उल्लेख सूची 44 में, अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है। इसके अलावा बात किया जाए कृषि एवं पशुपालन की, तो इसका अनुच्छेद 48 में जिक्र किया गया है। फिर बात किया जाए न्यायपालिका व कार्यपालिका की, तो यह इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 50 में किया गया है। इसके अलावा बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, तो इस अनुच्छेद 51 में इसका जिक्र किया गया है। इस तरीके से देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्तशासी प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो यह कौन सा संविधान संशोधन था? तो यह 22वां संविधान संशोधन था, जिसके माध्यम से मेघालय राज्य को स्वायत्तशासी प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए, अभी ये क्या कर रहा है, भारतीय जो राज्य है उनका निर्माण पहले किसका निर्माण हुआ, एक सीक्वेंस आपको तैयार करना है। देखिए, सबसे पहले बात किया जाए तो सबसे पहले सिक्किम का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद साथियों उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ, फिर आएंगे तो छत्तीसगढ़ का, और उसके बाद झारखंड का। 2000 में झारखंड का हुआ। आप कुछ भी अगर आपको नहीं याद है तो आपको इतना याद है कि इसमें से सबसे बाद यहाँ झारखंड का हुआ है, ताज़ा सबसे फ्रेश जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये वैसे कैंसिल हो गया। देखिए हम आंसर तक कैसे पहुँचते, हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ से आपका बी और डी में से कोई एक आंसर होने वाला है, इतना तो आप कन्फर्म है। अब देखिए इसमें जितना भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, उससे पूर्व जो है ये सिक्किम हुआ, तो ये आपका याद है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 से शुरुआत हो रही है बी का, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लियरली। और अगर आप इसका डेट भी याद रखते हैं कि सिक्किम का कब हुआ, झारखंड का कब हुआ, तो और भी बेहतर है। आप याद रख लेंगे किस राज्य की स्थापना कब हुई थी। इसका भी एक वीडियो रिलीज़ किया जाएगा, उसमें आप इसे देख सकते हैं। फिलहाल चलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को कवर करते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि किसने कहा था एक अच्छा नागरिक है ना एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। तो यह कथन अरस्तू के द्वारा कहा गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह कांगो गणराज्य के द्वारा नई दिल्ली में सोलर जो है ना वो सोलर इंटरनेशनल गठबंधन यानी कि अलायंस, इस समझौते पर एग्रीमेंट किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला है। तो यह अमरेली को प्रदान किया गया है, गुजरात के अमरेली शहर को। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था। अब 16 दिसंबर की बात किया जाए और वो भी नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया था, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन को। साथियों 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया था, खेल मंत्री भी रह चुके हैं। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है। यानी कि भारत का पहला जो निजी तौर पर विकसित रॉकेट है उसका नाम है विक्रम-S। पहले की बात किया जा रहा है निजी तौर पर। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब देखिए लद्दाख के नए उपराज्यपाल, राज्यपाल की बात नहीं किया जा रहा है, तो यह हो जाएंगे डॉक्टर BD मिश्रा। यह पूर्व के सेट में भी इस प्रश्न को कराया जा चुका है साथियों। तो अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। प्रश्न रिपीट होंगे और एग्जामिनेशन में देखिएगा आपके लगभग प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं, तो उस समय अफसोस नहीं करना है, अभी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चूँकि 139 टेस्ट सीरीज कवर होगा, इसके अलावा भी समय मिला तो और भी टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। तो सबसे बेहतरीन तैयारी अगर आपको करनी है सेट प्रैक्टिस के लिए तो आप सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 1 अक्टूबर है, जिस दिन को
विश्व शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो इसका आयोजन जो है 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया है। प्रश्न संख्या 15 की बात प्रश्न संख्या 15 की बात करें तो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा। यह प्रवासी भारतीय सम्मान जो है कुल मिला के 27 लोगों को दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। तो इस सूचकांक में भारत को 42वां स्थान प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को डॉक्टर बीमल जलान के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी याद रखेंगे, पुस्तक का नाम है फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक। ठीक है, यह डॉक्टर बीमल जलान के द्वारा लिखा गया है। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला स्टेट कौन बना है। तो यह कर्नाटक ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर को शामिल किया है। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। यह ब्रिज किस नदी पर बना है, यानी कि गोल्डन ज्वाइंट रेलवे ब्रिज जो है वह किस नदी पर बना है। तो साथियों यह चिनाब नदी पर निर्मित किया गया है। प्रश्न संख्या 20, रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा सड़कों पर BRO कैफ़े स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो कुल मिला के देखते हैं साथियों ऑप्शन में है क्या। तो कुल मिला के 75 स्थानों पर है ना BRO कैफ़े स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी बन गई है। तो यह जो है फ़ोनपे। ठीक है, फ़ोनपे जो है UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी बन गई है जो कि विदेशों में ऐसा भुगतान करने में सक्षम होगा, अपना अनुमति प्रदान किया है। प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स AC पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की है। तो यह भारतीय रेलवे ने भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स AC ट्रेन चलाने की मंजूरी प्रदान की है। प्रश्न 23 में कह रहा है कि अणु से परिचय डैश द्वारा 1986 को कराया गया था। यह विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा। ठीक है, विल्हेम ओस्टवाल्ड, अणु से परिचय विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा 1986 में कराया गया था। आप ऐसा कह सकते हैं इनका खोज, इनका आविष्कार जो है यह विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा किया गया था। प्रश्न 24 में कह रहा है कि समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे आइसोबार के रूप में जाना जाता है। क्या होता है आइसोबार साथियों, कि समान द्रव्यमान संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन उनका परमाणु क्रमांक जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है और इसे आइसोबार के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25 की बात करें तो पूछा गया है कि वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है। हम वॉशिंग सोडा जो है किस प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं। तो यह है Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा। क्रिस्टलीकरण उसका होता है, उसके बाद हमें वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। आप याद रख लेंगे Na2CO3। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं। पिक्चर क्वालिटी पर ध्यान न दीजिए साथियों, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और आगे जाके पिक्चर क्वालिटी बेहतर होगी। चूँकि जीरोक्स कॉपी मिला उसी में पिक्चर क्लियर नहीं थे। तो ठीक है, आप लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं। अब देखिए यहाँ पे संभारिक की बात किया जा रहा है तो यह बीटा किरणों में यह संभारिक उत्पन्न होता है। इसी के उत्सर्जन में जब बीटा किरणें उत्सर्जित होती है ना तो वहाँ पे संभारिक उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 27 में कह रहा है कि किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसके विसरण के नाम से जाना जाता है ना। उच्च सांद्रता से
हाई जो होता है ना, वहाँ से निम्न सांद्रता की तरफ जो स्वतः गति करने की यह प्रोसेस होती है उसे विसरण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है कि एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन इसमें से सत्य है। तो साथियों पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 1, फिर से पढ़ते हैं क्या कह रहा है, एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए। अभी ये कह रहा है कि पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। ये आपका क्या है, सत्य नहीं है। ऑप्शन 2 में कह रहा है कि पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा। सही बात है, 2 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा। नहीं, कम होगा तो क्षारक प्रबल नहीं होगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। और 4 नंबर में कह रहा है कि पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे ये सही है, आपका 2 सही क्या होगा, पीएच जितनी उच्च होगी तो अम्ल दुर्बल होगा। और यहाँ का पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना दुर्बल होगा। ये दोनों के दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29 में कह रहा है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इसे आइजीमा के द्वारा निर्मित किया गया था, कार्बन नैनो ट्यूब्स को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पे सूची 1 दिया हुआ है और दूसरा सूची भी दिया हुआ है, इसको आपको मैच करना है। एक तरफ जो भौतिक राशियाँ हैं और एक तरफ उनके मात्रक है, आपको इसमें से सही सही मैच करना है। तो चलिए बढ़ते हैं, पढ़ते हैं पहले प्रश्न को, यानी कि पहले ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन में है साथियों त्वरण की बात किया जाए तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका ए का थर्ड के साथ मिलान हो जाएगा। अब यहाँ पे है बल की अगर बात किया जाए तो बल का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कार्य की बात किया जाए तो कार्य का मात्रक तो जूल होता है, जैसा कि आप जानते हैं, तो यहाँ पे जूल हो जाएगा। और आवेग की बात किया जाए तो न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से ए का थर्ड, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 में कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, चाल एवं वेग दोनों अचर रहते हैं। क्या होता है, जब एक समान वृत्तीय गति होती है तो उस समय चाल जो होता है वो अचर होता है और वेग चर होते हैं। ठीक है, एक समान जब वृत्त यानी कि आप समझ नहीं रहे हैं, उसे वृत्तीय गति में क्या होता है, चाल अचर होता है और वेग चर होता है। 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है साथियों। ठीक है, तो इसमें से ओडोमीटर जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत नहीं है, जबकि लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और पनडुब्बी यह आर्किमिडीज के सिद्धांत दिया गया जो सिद्धांत है उस पर यह कार्य करता है। प्रश्न संख्या 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। यह क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है घड़ी में वह किस पर आधारित होता है, तो वह जो होता है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे। प्रश्न 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर बात की जाए वास्तविक और बड़ा भी मिलता है हमें पर्दे पर, इसके अलावा बात की जाए तो वास्तविक और छोटा भी प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 35 में क्या कह रहा है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 35 में कह रहा है कि एक टेस्ला डैश के बराबर होता है। एक टेस्ला 1 वेबर पर मीटर के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ग्रीन मफलर संबंधित है। तो यह ग्रीन मफलर जो है वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं, तो इसे एंथ्रोपोजेनिक के नाम से जाना जाता है, जो कि मानव जनित एक पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्रश्न संख्या 38 की बात करें, 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। यह चेरनोबिल दुर्घटना जो है वह किससे संबंधित है, तो यह जो है चेरनोबिल दुर्घटना जो कि साथियों नाभिकीय दुर्घटना से इसका संबंध है। प्रश्न संख्या 39 की बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है, तो ABC जो सूचकांक है उसका संबंध स्वास्थ्य से है। प्रश्न 40 की बात करें तो एरो परियोजना का संबंध किससे है, तो एरो परियोजना जो है साथियों वह डाकघरों की नई पहचान बनाने से है।
डाकघर को डेवलप करना है, उसकी एक नई पहचान बनाना है, जनमानस के लिए यह किस प्रकार लाभदायक है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है, समझाना है और इसे आगे की ओर सपोर्ट करना है। प्रश्न संख्या 41 है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था। तो यह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है जिसका आरंभ जो है इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, नहीं है। तो सिस्ट, स्लेट और सरपेंटाइन कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, जबकि सेल कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो राजस्थान के पिलानी में पड़ता है। ठीक है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान। प्रश्न संख्या 44 में क्या कह रहा है कि मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध साथियों हॉकी से है। मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध की बात किया जाए तो इसका रिलेशन हॉकी स्पोर्ट्स से है। 45 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को अनु बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है बहुरूपी गांधी, गांधी के बहुत सारे रूप। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की तरफ। 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है। तो यह जो एक जनजाति का किस्म है जिसको डाफर के नाम से जानते हैं, और यह जो जनजाति है वह केरल में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 48 में कह रहा है कि मेवाती नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है। मेवाती नस्ल का संबंध जो है यह एक गाय का नस्ल है, गाय की एक प्रजाति है। प्रश्न संख्या 49 में कह रहा है ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों ऑप्शन ए की बात किया जाए, फिर ऑप्शन को आगे पढ़ते हैं। अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन, ये नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है साथियों अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंटरेक्शन नहीं, इंटरचेंज होता है। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी में है इंटरचेंज। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। प्रश्न 50 में कह रहा है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जाए जा सकते हैं। कौन कौन से विवाद जो कि अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत होता है, वह सभी जो है विवाद सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाए जा सकते हैं। 51 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश यह किस समिति के आधार पर किया गया था। प्रश्न फिर से समझेंगे। जो न्याय पंचायत होती है उसको विकास पंचायत से अलग रखने का सिफारिश जो दिया होगा उसके बारे में बताया होगा, वो किस कमेटी की अनुशंसा पर या किस समिति की सिफारिश पर किया गया होगा। तो इसका होगा यह अशोक मेहता समिति है। इन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने की सिफारिश की थी या सुझाव दिया था। 52 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 275 जो है उसमें क्या है, संघ से अनुदान की चर्चा की गई है, यानी कि संघ से अनुदान की चर्चा के बारे में इसमें अनुच्छेद 275 में उल्लेख किया गया है। साधारण प्रश्न है, आप याद रखेंगे, और नहीं याद रखेंगे तो कुल मिला के आप सेट पे यहाँ पे बने रहे, आपको याद हो जाएगा, उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। प्रश्न संख्या 53 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है। देखिए यहाँ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी जो समिति होती है, मंत्रालय होता है, तो समिति की बात करें, मंत्रालय अलग चीज़ हो गया, तो वह जो होता है लोकसभा के अधीन नहीं है। जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी जो समिति होती है, शहरी विकास संबंधी समिति होती है, श्रम संबंधी समिति होती है, वो लोकसभा के अधीन आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से सुमेलित नहीं है यानी कि मिसमैच है। अब देखिए फिनलैंड यानी कि हेलेंस्की हो गया, बोलिविया, लापाज, इथियोपिया की बात की जाए तो इसका लूसाका यानी कि ये नहीं होगा। यूक्रेन की बात किया जाए कीव, देखिए सारे के सारे राजधानी है, ठीक है। और बात किया जाए इथियोपिया की तो इसका लूसाका गलत हो जाएगा, मिसमैच है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय
द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो यह सोलोमन द्वीप है, जो कि कहाँ है? महासागरीय द्वीपों में से एक जगह है जो कि मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। 56 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा मरुस्थल जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे कालाहारी है मरुस्थल जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसमें से जो ऑप्शन दे रखा है उसमें से किस देश में से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? तो देखिए ऑप्शन को देखते हैं। भूमध्य रेखा की बात की जाए तो इस ऑप्शन के अनुसार कोलंबिया यानी कि कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से जो युग्म है वह राइट मिसमैच नहीं, राइट मैच नहीं है, आपको मिसमैच है वो आपको ढूंढना है। तो बात किया जाए गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, नल्लाई पहाड़ियाँ की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में है, और सेबराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, और महाराष्ट्र ये जो मांडव की पहाड़ियाँ है वो महाराष्ट्र में नहीं है। तो आपका ये मिसमैच है, सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 59 की बात की जाए तो जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह क्या है? अब देखिए प्रश्न ये रट्टा मारने की नहीं है, समझने की चीज़ है। पूछा जा रहा है कि जब भारतीय मानक समय का याम्योत्तर पर अर्धरात्रि होती है, मिडनाइट, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है ना, और उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह इनमें से क्या है? तो यह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व, है ना, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 60 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? क्या गोसाई स्थाई भारत में है, क्या नंदा देवी भारत में है, क्या कामेत भारत में है, क्या त्रिशूल भारत में? अब वो पूछ रहा है कि कौन अवस्थित नहीं है। अब बात की जाए गोसाई स्थान की तो भारत में है, नंदा देवी की बात की जाए तो भारत में है, जबकि त्रिशूल भारत में नहीं है, कामेत भी भारत में है। प्रश्न संख्या 61 की बात कर रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैले का निर्माण हुआ है, तो इसका निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ था, किस युग में हुआ था? तो ऑप्शन में कह रहा है क्रिटेशियस युग में, है ना। क्रिटेशियस युग में भारत के दक्कन का पठार है उस पर बैसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण जो हुआ था वह क्रिटेशियस युग में या क्रिटेशियस काल में हुआ था। 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे पहले बड़ा होगा उसके बाद घटते चला जाएगा, तो अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रहा है कि ये जो है गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, इस सब का सही अनुक्रम कौन सा होगा? यानी कि लंबाई के हिसाब से बड़ा से छोटा जाना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा की बात की जाए तो सबसे बड़ा गोदावरी हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद नर्मदा का नंबर आएगा। फिर बात की जाए नर्मदा की बात की जाए, नर्मदा का यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन 2 में। फिर महानदी की बात की जाए तो ऑप्शन 3 में, और ताप्ती 4 में। अब यहाँ पे देखिए गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 63 की बात की जाए, 63 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो इसमें से जो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, है ना, जो कि पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित एक फूलों की घाटी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है, यानी कि लेटेराइट मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो लेटेराइट में क्या नहीं है साथियों? तो सही नहीं है, इसमें से गलत है बोल रहा है। तो उनकी उर्वरता कम होती है, सही है। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ होती है, सही है। वे अर्ध अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ, सही है। लेकिन अब बोला है सही नहीं है, तो उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा करते हैं। टीम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? साथियों ये मैथ के प्रश्न है, और मैथ का प्रश्न का मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि क्या करेंगे कि मैथ के सेट को एक अलग से सॉल्व करेंगे। कम से कम 10 प्रश्न का एक वीडियो बनाएंगे। तो 80 प्रश्न है
तो कुल मिला के आप बात कर लीजिए तो 40 वीडियो बन जाएंगे, आधे घंटे की 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, जो भी ड्यूरेशन होगा उसको जीएस से अलग रखते हैं मैथ के सेगमेंट को, है ना। फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा टिप्स दे दिया करेंगे। तो इसकी बात की जाए तो इसका आंसर की अगर बात की जाए तो बिना सॉल्व के आंसर बताना मूर्खतापूर्ण है, लेकिन आपको आंसर 100 बता देते हैं। और आपका यानी कि सेट 3 और 4 जब मैं ये 3 कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर जब 4 कंप्लीट करूँगा तो 3 और 4 का दोनों का जो भी मैथ के प्रश्न होंगे 5 इसमें होंगे 5 उसमें होंगे, यानी 10 जो मैथ के प्रश्न होंगे उसके लिए एक अलग वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप प्रयास करेंगे मैथ को सॉल्व करने का। इसका आंसर हो जाएगा 100 दिन। अगला प्रश्न है 66 नंबर, ये भी मैथ का प्रश्न है। ए तथा बी मासिक आय का अनुपात 4:5 है। साधारण प्रश्न साथियों, आप खुद से सॉल्व करेंगे। और मैं तो अगले दिन जब सेट 3 और 4 होगा तो दोनों को मर्ज करके एक वीडियो डाल दूंगा कंपाइल करके। प्रश्न 66 में कह रहा है कि ए बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात 14:19 है। यदि ए तथा बी में प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपये हुआ तो ए तथा बी की मासिक आय के बीच का कितना अंतर है। जाहिर सी बात है, रेशियो दिया हुआ है। अब सेविंग क्या होता है, तो क्या होता है, इनकम में से जो खर्च होगा उसको घटाने के बाद सेविंग आता है, तो उस आधार पर यहाँ पे आप आंसर निकाल लेंगे। और नहीं तो मैं तो निकालूंगा ही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए बी सी डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। तो आप क्या करेंगे, 45 गुणे 4 कर देंगे। 1 2 3 4, हाँ 4 की औसत आयु तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर 5 वर्ष पहले आ रहा है तो 5 वर्ष बैक आएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 वर्ष और ऐड हो जाएगा, 5 चौका 20, ठीक है ना, हो जाएगा। और x को जोड़ने में पाँचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष आ रहा है। अब x को भी जोड़ दिया तो 49 वर्ष आ रहा है, तो यहीं पे आपका x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो इस तरीके से अगर निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 45,000। फिर भी मैं सॉल्व कर दूंगा। प्रश्न संख्या 68 में क्या कह रहा है, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, अब पूछा जा रहा है कि लुप्त संख्या क्या होगी। इसे भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए, अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर 65 हो जाएगा, है ना। लुप्त संख्या है, यहाँ पे आंसर 65 हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, अब यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन दे रखा है। बहुत ही इजी प्रश्न है। बैंकिंग में इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आसानी से सॉल्व किया जाता है, और मैं आपको सॉल्व करूँगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। अगर इसका आंसर की बात की जाए, आप खुद इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, डिकोड करने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा पति, है ना। एल किस प्रकार संबंधित है आई से, एल का आई से क्या संबंध है, तो जेंडर निकल जाएगा तभी तो ये पति होगा, मेल पर्सन होगा, ठीक है। तो सॉल्व कर देंगे, आप निश्चिंत रहें। 70 नंबर प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पे लुप्त संख्या निकालना है। 3 7 3 8 6 डैश, तो यहाँ पे अगर पाया जाएगा तो क्या पाया जाएगा, 10 मिलेगा, है ना। यहाँ पे 10 मिलेगा। अब 3 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 18 है, फिर क्या है 72 है, फिर यहाँ पे क्या है 360 है। अब देखिए 3 1 3 3 दूनी 6 6 3 18 18 चौक 72 72 25, ये हो गया इस तरीके से। और फिर यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया, 8 हो गया, फिर यहाँ पे अगर मान लेते हैं 10 होता है तो फिर यहाँ पे क्या होता है 13 होता है, फिर 13 4 17, यहाँ पे 10, इस तरीके से हो जाएगा। आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 71 की बात करें, 71 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मांगसा धूरा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। एक दर्रा है मांगसा धूरा दर्रा, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। यह बाइसन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह जो है त्रिपुरा राज्य में स्थित है, ठीक है, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है, किस तरीके से होता है, तो म्यूसिस के द्वारा। शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण म्यूसिस के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। यानी पौधे की जो बाह्य त्वचा होती है उसमें से ये पूछा जा रहा है कि उसका कौन सा इसमें से कार्य नहीं है। तो पौधे को संरक्षित रहना कार्य है, रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, ये इसका कार्य है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण करना यह इसका कार्य नहीं है। प्रश्न 75 में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची आखिर है क्या, तो एक तरफ दिया हुआ है बीमारी, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि किसके कारण, है ना।
अब देखिए, अगर बात किया जाए साथियों की सूची, हाँ ठीक है, तो पूछा जा रहा है हैजा। हैजा की बात किया जा रहा है तो ब्यूरियम कोलेरी होता है, इसका नाम है। प्लेग की अगर बात की जाए तो प्लेग जो है पास्चुरा पेटिस के कारण होता है। फिर तपेदिक की अगर बात की जाए तो तपेदिक जो है वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलता है। और टाइफाइड की बात किया जाए तो साल्मोनेला टाइफी से यह टाइफाइड फैलता है, यानी कि A3B4। अब देखिए कहाँ पे A3B4, यानी कि ऑप्शन ए ही में मिल रहा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा कौन है। इसमें से जो कंपोजिटी कुल है उसमें से ये ऑप्शन में से कौन सा है जो कि कंपोजिटी कुल का पौधा है। सूरजमुखी की बात की जाए तो यह कंपोजिटी कुल का पौधा है। 77 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डीएनए का परीक्षण किनके द्वारा किया गया। तो आप जानते ही हैं डीएनए का परीक्षण की बात की जाए तो यह एलेक जेफ्रीज के द्वारा किया गया, डॉक्टर एलेक जेफ्रीज के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रसव के बाद माँ के स्तनों से कुछ दिनों तो गाढ़े पीले रंग के दूध का स्राव होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है। उसे कोलेस्ट्रॉम के नाम से जाना जाता है। कोलेस्ट्रॉम गाढ़ा पीला दूध जो होता है बच्चों के शिशु के बौद्धिक तथा शारीरिक दोनों विकास के लिए अति महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। प्रश्न संख्या 79 की बात किया जाए कि जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसे प्री कॉशियस प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है। शुरुआती जो ये अवस्था होती है जिसमें लैंगिक परिवर्तन होते हैं उसे प्री कॉशियस प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है। अब 80 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि मेलाटिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि के द्वारा होता है। तो इसके उत्सर्जन की बात किया जाए मेलाटिन हार्मोन, उसका उत्सर्जन पीनियल ग्रंथि के माध्यम से होता है। 81 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन किए हुए अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे पार्थिनोजेनिस के नाम से जाना जाता है। देखते हैं प्रश्न में ऑप्शन कहाँ है, यहाँ ऑप्शन देखते हैं कहाँ है। इसे पार्थिनोजेनिसिस के नाम से जाना जाता है। 82 नंबर प्रश्न में कह रहा है दो सूची दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसको एक दूसरे से सही मैच करना है। अब देखा यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में अशोक के बारे में। अब अशोक को किस नाम से जाना जाता था। अब देखिए प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। ए का 2 हो जाएगा। अब देखिए ए का 2 मात्र सी में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा तो यहाँ पर कुछ माथापच्ची करने की बात ही नहीं थी। फिर भी अगर बात करें फिर बी की पढ़े समुद्रगुप्त को, तो समुद्रगुप्त को पढ़ा क्रमांक के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा बात किया जाए चंद्रगुप्त द्वितीय की तो उसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और स्कंदगुप्त की बात किया जाए तो उसे क्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्न में से कौन सा मिलान गलत है, यानी कि इसमें से गलत मिसमैच है, यानी कि गलत आपका आंसर कौन सा है। लोथल की बात किया जाए तो लोथल नाव के चित्र मॉडल पर है ना, तो ये आपका सही है। चहुंद्रो, अलंकृत हाथी, बनावली, जौ, सुरकोटदा की बात की जाए तो धान की भूसी, ये आपका गलत है। सुरकोटदा से धान की भूसी प्राप्त नहीं हुए थे। यहाँ से ये प्राप्त जो वस्तु है लोथल से नाव के चित्र मॉडल प्राप्त हुए थे। चहुंद्रो से अलंकृत हाथी, बनावली से जौ, गेहूँ ये सब प्राप्त हुआ होगा, लेकिन सुरकोटदा से धान की भूसी नहीं प्राप्त हुई थी, तो ये गलत हो गया। 84 नंबर प्रश्न में है कि राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है। तो इसका जो है सबसे पहले प्रमाण की बात की जाए तो इसका प्रमाण ऐत्रेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अनात्मवाद सिद्धांत है, यह अनात्मवाद सिद्धांत जो है वह क्या है। जैन दर्शन, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का या सारम्भ का। तो यह जो है अनात्मवाद सिद्धांत की बात करें तो वह बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है ना, बौद्ध दर्शन का। 86 नंबर में कह रहा है कि शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी। तो शाहजी ने आदिल शाह से पूना की जागीर को है जीता था, प्राप्त किया था। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी आदिल शाह। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी। अलग अलग उपाधि अलग अलग लोग धारण कर लेते थे, पता नहीं क्यों। तो यह उपाधि जो है
सैयद उस सलातीन की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने धारण की थी। 88 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो यह स्टेटमेंट जो था, यह कथन व यह वक्तव्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो SN बनर्जी के नाम से जाना जाता है, बंगाल के एक बेहतरीन क्रांतिकारी नेता थे। इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि बंगाल का विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, यानी कि अकस्मात। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था। तो बिजौलिया आंदोलन जो था भारत का पहला किसान आंदोलन था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। टुवाइस टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक का नाम है टुवाइस टोटल रिवॉल्यूशन। तो यह पुस्तक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। 91 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वीणा का एक कुशल वादक था। तो देखिए, वीणा बजाते हुए उसका फोटो भी रहा होगा और कहीं न कहीं से यह साक्ष्य मिला होगा, तभी तो पता चला होगा कि वह वीणा का एक कुशल वादक था, यानी कि वीणा बजाने में निपुण था। तो यह था यहाँ पे साथियों औरंगजेब। इसके अलावा समुद्रगुप्त भी था वीणा बजाने में निपुण। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है औरंगजेब, तो औरंगजेब आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे गलत आपको ढूंढना है। फकीर विद्रोह की बात करें, फकीर आंदोलन, तो इसका संबंध बंगाल से था। मोपला विद्रोह की बात किया जाए तो यह मालाबार क्षेत्र में केरल के ठीक है, मोपला जो है केरल के मालाबार तट पर हुआ था, तो ये भी सही है। तिभागा आंदोलन असम, ये आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत आंसर ढूंढना था। और रामोसी जो है, रामोसी कृषक जत्था विरोध, वह जो हुआ था विद्रोह, वह पश्चिमी घाट में हुआ था। तो यहाँ सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। भूमिगत आंदोलन जो गांधीवादी आंदोलन जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। 94 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 94 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी। तो यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। 95 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई थी। तो तमिल ग्रंथ है कुरल, ठीक है, कुरल एक तमिल ग्रंथ है जिसे लघु वेद की संज्ञा दिया गया था। 96 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में किस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। तो 1838 ईस्वी की अगर बात करें तो उस समय ज़मींदारी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ज़मींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1938 में की गई थी। प्रश्न संख्या 97 में क्या कह रहा है कि साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन क्या करता है, ग्रीज को हटाता है। किस माध्यम से, किस विधि के द्वारा। तो यह हटाता है पाइसीकरण के द्वारा, है ना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न की बात करें तो कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था। तो कार्बन पर टैक्स लगाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का प्रथम देश था। 99 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगस्टस जो है उसका शासनकाल रोमन सभ्यता के लिए स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 100 और इस सेट नंबर 3 का अंतिम प्रश्न, उसका आपका क्या करते हैं साथियों, 100 नंबर प्रश्न को तो कवर करेंगे। मैं आपको फिर से बोल देता हूं कि मैथ के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं हो रहेंगे। सेट नंबर 3 ये ख़त्म हो रहा है, उसके बाद सेट नंबर 4 को करेंगे। 3 और 4 के जितने भी मैथ के प्रश्न होंगे, 5 होंगे मैथ अथवा रीजनिंग के प्रश्न, उनको कंपाइल करके एक वीडियो डाल दिया जाएगा। तो बिल्कुल नहीं चिंता करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, आपको बने रहना है चैनल पर, फिर आपको सब्सक्राइब करके शेयर करना है और मेरा सपोर्ट करना है, ताकि मैं कंटेंट को और बेहतर तरीके से आपके सामने रख पाऊँ। और आपके द्वारा एक मोटिवेशन चाहिए, आप इस मोटिवेशन को लाइक के रूप में हमें दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। 100वां प्रश्न है, इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो इटली में 1919 में फासिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है साथियों, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेट नंबर 4 के साथ। अगले वीडियो में मिलेंगे सेट नंबर 4 ज्ञान बिंदु GS अकेडमी पटना के सेट नंबर 4 के साथ। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।